Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 1st February 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of December 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about judicial appointments, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. सो इस आर्टिकल को समझने से पहले हमें इंडियन पॉलिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने होंगे. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द जजेज ऑफ ए हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट गेट्स सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड. तो सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज. द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट नॉट बी अबव एज ऑफ 65 years and must have been a judge of one or more high court continuously for 5 years or they must have been an advocate in the high court for at least 10 years. तो या तो हाई कोर्ट में जज रहे हों 5 साल के लिए, या कम से कम हाई कोर्ट में वकील रहे हों, एडवोकेट रहे हों फॉर एटलीस्ट 10 years. Either he might be a person of a distinguished jurist, he might be in the opinion of President of India. तो या तो जज रहे हों 5 साल के लिए, वकील रहे हों 10 साल के लिए इन हाई कोर्ट, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नज़रों में वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, मतलब उनका जो जुडिशियल बैकग्राउंड हो वो काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड हो, काफ़ी डेकोरेटेड हो. तो प्रेसिडेंट उनको इस कंडीशंस को पूरा ना किए करने के बावजूद भी उनको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकते हैं. Eligibility to become a high court judge. So he should be a citizen of India, of course, and he should have held a judicial office in the territory of India for 10 years. कम से कम 10 साल किसी लोअर जुडिशियल ऑफिस को होल्ड किया हो उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह में उन्होंने जुडिशियल पोजीशन को होल्ड किया हो 10 साल के लिए, तभी जाकर के वो उनको एलिवेट किया जा सकता है टू अ हाई कोर्ट जज पोजीशन. उनकी एज 62 ईयर्स से कम होनी चाहिए, दो देयर इज़ नो मिनिमम एज फिक्स्ड फॉर बिकमिंग अ हाई कोर्ट जज. तो ये सब तो कुछ क्राइटेरियाज हैं टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज. अब जरा देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज को अपॉइंट करने के लिए क्या प्रोसीजर्स दिए गए हैं. तो प्रोसीजर्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है पहले वो समझते हैं. आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इट सिंपली सेज दैट एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज सील आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ही में डीम फिट. सरल शब्दों में कहें तो जो जजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट के उनको हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे अंडर हिज ओन हैंड सील एंड वारंट, मतलब वो खुद उनको अपॉइंट करेंगे. देखिए वैसे तो तमाम जो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं. अगर आप IAS ऑफिसर बनते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन वो प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट जो आपका किया जाएगा दैट विल नॉट बी अंडर हिज ओन वारंट ऑफ हैंड एंड सील. वो अपॉइंटमेंट किसी और का किया हुआ होगा, उस पर सिर्फ प्रेसिडेंट का उस पर मुहर लगा हुआ होगा, सील लगा हुआ होगा. लेकिन जब हम बोलते हैं अंडर बाय हिज वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, मतलब उनका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए. दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस. जब सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट हो रहे होते हैं अंडर द वारंट अंडर हिज सील एंड हैंड, इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट खुद साइन करेंगे उनके अपॉइंटमेंट लेटर पे. तो ये एक छोटा सा अंतर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में. एक बार वापस से देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का की अकाउंटेबिलिटी उसकी पावर दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और इस अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में वो कंसल्ट कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या फिर बाकी ऐसे जजेज को जिनको उनको लगता है कि कंसल्ट करना जरूरी है. ही में डीम फिट, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. वैसे ही आर्टिकल 217 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेज. In Article 217, as I said, deals with appointment of high court judges and states that every judge of a high court shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal after consultation with Chief Justice of India and the governor of that state. तो बस थोड़ा सा अंतर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में. जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं तो किसी भी स्टेट के गवर्नर
को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस को अगर अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर को भी कंसल्ट कर सकते हैं जिस स्टेट को वो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। सो इस तरीके से थोड़े बहुत अंतर हैं, बट मेन मुद्दा ये है कि प्रेसिडेंट हैज़ द ओवरराइडिंग पावर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, और वो कुछ लोगों को कंसल्ट कर सकते हैं वाइल मेकिंग सच अपॉइंटमेंट। लेकिन ये जो टर्म कंसल्टेशन है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस दोनों के ही अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में लिखा गया है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जिनको हम लोग 3 जजेज केस नाम से जानते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट जजेज केस हुए हैं, द फर्स्ट जजेज केस, द सेकंड जजेज केस एंड द थर्ड जजेज केस। इन तीनों जजेज केस में इस कंसल्टेशन टर्म्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फिर डिबेट हुआ है। सबसे पहले जो फर्स्ट जजेज केस था 1981 में, उसमें क्वेश्चन ये था कि क्या कंसल्टेशन मींस कंकरेंस। देखिए, कंसल्टेशन वैसे तो सुन के लगता है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे और उनकी मर्जी प्रेसिडेंट की, इनके कंसल्टेशन को माने या ना माने, इनके रिकमेंडेशंस को माने या ना माने। लेकिन फर्स्ट जजेज केस 1981 में इसी पे सवाल उठा दिया गया कि डज कंसल्टेशन मींस कंकरेंस। क्या मतलब जब ये प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या बाकी जजेज को, और इनका जो भी ओपिनियन होगा, क्या ये ओपिनियन प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगा या नहीं। अगर बाइंडिंग होगा इसका मतलब है कि कंसल्टेशन मींस कंकरेंस, अगर बाइंडिंग नहीं होगा इसका मतलब है कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस। तो फर्स्ट जजेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस। लेकिन सेकंड जजेज केस जो 1993 में हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फर्स्ट जजेज केस के डिसीजन को रिवर्स कर दिया और इसमें उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन हियर रियली मींस कंकरेंस। मतलब जब भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो भी रिकमेंडेशंस होंगे दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेकंड जजेज केस व्हेन वी से दैट कंसल्टेशन मींस कंकरेंस। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जजेज के अपॉइंटमेंट का पावर अपने हाथ में ही ले लिया। सो इसी तरीके से कहते हैं कि हाउ इन इंडिया जजेज अपॉइंट जजेज। ऐसा बहुत ही कम होता है दुनिया के देशों में, लेकिन इंडिया में वैसे नाम सिर्फ प्रेसिडेंट का है, लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिकमेंडेशंस देंगे उसके बेसिस पे चीफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट होती है और वैसे ही हाई कोर्ट के अंदर भी अपॉइंटमेंट होती है। फिर 1998 में इससे रिलेटेड तीसरा केस है जिसको हम लोग कहते हैं थर्ड जजेज केस। इसमें कैसा है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 में फिर सुप्रीम कोर्ट से भारत सरकार ने पूछा कि क्या ये जो चीफ जस्टिस का डिसीजन है, चीफ जस्टिस का जो रिकमेंडेशन है, इज इट ओनली हिज ओपिनियन दैट मैटर्स, या फिर बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेज का भी ओपिनियन मैटर करेगा। और यहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में बताया कि देखिए, देयर विल बी ए कोलेजियम ऑफ 5 मेंबर बॉडी, 5 लोगों की एक बॉडी होगी जिसमें सबसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और ये जो 5 लोगों की बॉडी है ये मिल करके सजेशन देगी प्रेसिडेंट को कि किसको अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह अगर कोई सीट खाली होती है तो। और वैसे ही अगर हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट की बात है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ हिज 2 सीनियर मोस्ट जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट के जजेज के अपॉइंटमेंट के केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन देंगे कि इन लोगों को अपॉइंट किया जाए एज द जज ऑफ हाई कोर्ट। तो इस तरीके से कोलेजियम सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट ने कि कैसे कोलेजियम काम करेगा। कोलेजियम मतलब ग्रुप ऑफ जजेज, तो 5 लोगों की ग्रुप होगी, 5 लोगों की टीम होगी। देखिए एक बार फिर से समझते हैं कोलेजियम सिस्टम को डिटेल में। अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज अकॉर्डिंग टू द थर्ड जजेज केस, देयर विल बी अ कोलेजियम मतलब ग्रुप ऑफ जजेज जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जजेज होंगे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और ये लोग मिलकर के प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे कि किसको सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह अपॉइंट करना है अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई सीट खाली है तो। इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि ये जो 5 लोगों का कोलेजियम है इसमें डिसीजन मेजॉरिटी वोट पे नहीं होता है। इसमें यही बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर 2 जज भी अपना ओपिनियन किसी भी जज के नाम के खिलाफ देते हैं, मतलब मान लीजिए कि कोई एक नाम है ए
जिसको ये लोग कंसीडर कर रहे हैं, कोलिजियम कंसीडर कर रहा है कि इसको अगला जो सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए, जो पोस्ट खाली हुई है उसमें इन ए को अपॉइंट कर दिया जाए। और अगर इस ए के नाम के अगेंस्ट इन 5 में से अगर 2 जज भी अपना उनके अगेंस्ट ओपिनियन दे देते हैं कि नहीं हमारे हिसाब से तो ठीक नहीं है, तो फिर उस ए का नाम को रिकंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दैट इज द मीनिंग, डिसीजन इज नॉट टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वोट। ऐसा नहीं कि 5 में से 3 ने कह दिया तो ये फैसला हो जाएगा। अगर 2 ने भी मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ए सुटेबल कैंडिडेट नहीं है, तो फिर ए का अपॉइंटमेंट नहीं होगा। वैसे ही हाई कोर्ट के जजेज के केस में जो कोलेजियम होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होगा और 2 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये कोलेजियम मिल करके प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देगी कि किसको अपॉइंट करना है एज द नेक्स्ट हाई कोर्ट जज इन केस ऑफ एनी वैकेंसी। अब जरा समझते हैं कि द प्रोसीजर फॉलोड बाय द कोलेजियम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करना है, देखिए अभी तक तो हमने जो देखा वो था कि किसी भी नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो, या फिर नॉर्मल किसी भी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो क्या प्रोसीजर है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर है। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही बन सकता है जो पहले से सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो मतलब उनका अपॉइंटमेंट तो सुप्रीम कोर्ट में जज की तरह हो ही चुका है। लेकिन अब कौन से सुप्रीम कोर्ट जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना है उसके लिए भी प्रोसीजर है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और नॉर्मली प्रोसीजर कैसा है कि द आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड्स हिज सक्सेसर। तो जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो रहे होते हैं वो अपना सक्सेसर कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनना चाहिए वो खुद रिकमेंड कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो प्रोविजन रिगार्डिंग प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज डन अकॉर्डिंग टू अ कन्वेंशन। एक कन्वेंशन के हिसाब से हो रहा है, देखिए देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लेकिन कन्वेंशन मतलब ऐसे ही चला आ रहा है, उसके बेसिस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होता है। और क्या कन्वेंशन है वो भी जरा समझते हैं। व्हाट इज द कन्वेंशन? तो कन्वेंशन इज दैट व्हेन द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्स, मतलब कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होते हैं अपने रिटायरमेंट एज को अटेन करने के बाद एट द एज ऑफ 65 ईयर्स, तो जो सीनियर मोस्ट जज होता है उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। ये कन्वेंशन है। तो होता क्या है, देखिए अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो रहे हैं तो जो सीनियर मोस्ट जज है उनके बाद उसको वो रिकमेंड कर देते हैं कि भाई अब इनको अपॉइंट कर दिया जाए एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट उस इंसान को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर देते हैं। यहाँ पे जो सीनियरिटी टर्म हम बोल रहे हैं वो सीनियरिटी एज के टर्म में नहीं है। हियर सीनियरिटी इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स एन इंडिविजुअल हैज़ बिन सर्विंग एज ए जज इन द सुप्रीम कोर्ट। तो मान लीजिए कि वो इंसान 10 साल से सुप्रीम कोर्ट में जज है और कोई दूसरा उसकी एज कम है 55 ईयर्स है, जबकि दूसरा इंसान सिर्फ 9 ईयर्स से सुप्रीम कोर्ट में जज है और उसकी एज 60 ईयर्स है, तो दूसरे इंसान का अपॉइंटमेंट नहीं होगा भले वो एज में ज़्यादा ही क्यों ना हो। जो पहला इंसान जो सुप्रीम कोर्ट में जिसके एक्सपीरियंस ज़्यादा है उनका अपॉइंटमेंट होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये पहले कन्वेंशन था। इस कन्वेंशन को इंदिरा गांधी जी के टाइम में 2-3 बार ब्रेक किया गया, लेकिन इसको प्रॉपर नॉर्म बना दिया गया, प्रोसीजर बना दिया गया इन द सेकंड जजेज केस ऑफ 1993। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने सेकंड जजेज केस में साफ साफ कह दिया कि जो कि सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वही बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस कन्वेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर बना दिया इन सेकंड जजेज केस। अब जरा देखते हैं व्हाट इज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सरकार का आखिर क्या काम रह गया? ओरिजिनली तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज को, और प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इस हिसाब से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज के अपॉइंटमेंट में सबसे ज़्यादा पावर सरकार का था ओरिजिनली, लेकिन आफ्टर सेकंड एंड थर्ड जजेज केस वो पावर धीरे धीरे खत्म हो गई है। अब सरकार के पास कुछ खास पावर है नहीं। द गवर्नमेंट्स रोल इज लिमिटेड टू गेटिंग एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाई एन इंटेलिजेंस ब्यूरो इफ अ लॉयर इज टू बी एलिवेटेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हमने देखा कि अगर आप 10 साल से हाई कोर्ट में लॉयर हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है या हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी लॉयर को जज बनाया जा रहा है और उस लॉयर का नाम कोलेजियम ने प्रपोज किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो उस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि उस लॉयर
के ऊपर एक इंक्वायरी बैठाए कि उन लॉयर का पूरा बैकग्राउंड चेक करे, और उस लॉयर का पूरा बैकग्राउंड चेक करने के लिए जो एजेंसी को काम दिया जाता है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो। और एक बार जब पूरा बैकग्राउंड चेक कर लिया जाता है कि हाँ इनका बैकग्राउंड ठीक है और इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, पहले कोई भी लीगल एक्शन नहीं हुआ है, इनका ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तब जाकर के उनका अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो इतना ही बस भारत सरकार का काम है कि अगर जब कोलेजियम से रिकमेंडेशन आएगा तो अगर वो लॉयर को अपॉइंट किया जा रहा है एज अ जज, तो उस लॉयर के ऊपर उसकी थोड़ी बैकग्राउंड चेक करा लें इंटेलिजेंस ब्यूरो से। और भारत सरकार एट मैक्स बैकग्राउंड चेक कराने के बाद एक बार ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है कि भाई इस आदमी का हमने बैकग्राउंड चेक किया और इसमें हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। कोलेजियम को रेफर कर सकता है कि आप वापस से कंसीडर कीजिए कि इस आदमी को जज बनाना है कि नहीं बनाना है। और अगर कोलेजियम ने दोबारा उसी नाम को प्रपोज कर दिया, इफ़ द कोलेजियम रीइटरेट द सेम नेम देन द गवर्नमेंट इज बाउंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट टू अपॉइंट देम एज जज। तो सेकंड जजेज केस के हिसाब से अगर उस आदमी का नाम, उस लॉयर का नाम जिसको कोलेजियम ने पहली बार प्रपोज किया था टू बी अपॉइंटेड एज जज, अगर वो दोबारा कोलेजियम ने प्रपोज कर दिया कि नहीं नहीं हमारे हिसाब से ठीक है आप इनको अपॉइंट करें, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के नेगेटिव रिपोर्ट के बावजूद भी उस इंसान का अपॉइंटमेंट एक जज की तरह हो जाएगा। तो सरल शब्दों में कहें तो भारत सरकार के कोई भी पावर नहीं है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। द प्रेसिडेंट इज जस्ट अ सील। जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज होती है दैट इज डन थ्रू कोलेजियम सिस्टम। फॉर सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट कोलेजियम इंक्लूड्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जज। फॉर हाई कोर्ट इट इंक्लूड्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेज। अब करंट केस पे आते हैं। तो देखिए आपको तो पता है कि लॉट ऑफ जुडिशियल पोस्ट इन हाई कोर्ट्स आर लाइंग वैकेंट ऑन एन एवरेज। ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लगभग 40% जुडिशियल सीट्स जो हैं वो हाई कोर्ट में खाली हैं, और सम ऑफ द हाई कोर्ट्स आर फंक्शनिंग ओनली विथ हाफ ऑफ देयर स्ट्रेंथ। और हाई कोर्ट में केसेस भी काफ़ी सारे पेंडिंग हैं, मोर देन 40 लाख केसेज आर पेंडिंग इन द हाई कोर्ट्स। तो इस कारण से जो वैकेंसी है उसको जल्दी से जल्दी फुल करना बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है भारत सरकार से कि वाई देयर इज डिले इन क्लियरिंग कोलेजियम रिकमेंडेशंस फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट टू द वेरियस हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हमने तो कई सारे नाम प्रपोज करके आपको दिए हैं कि इनको यहाँ पे हाई कोर्ट का जज बना दिया जाए, इनको यहाँ पे हाई कोर्ट का जज बना दिया जाए, आप क्यों इतना डिले कर रहे हैं कोलेजियम के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने में। तो उसमें भारत सरकार ने जवाब दिया है कि सर देखो प्रपोजल जो है वो पेंडिंग है क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो अभी भी इंक्वायरी कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है भारत सरकार को। यही आज का न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द सेंटर वेदर देयर इज ए टाइमलाइन फॉर गवर्नमेंट क्लियरेंस फॉर सच रिकमेंडेशन। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई कोई टाइम वाइम है कि नहीं, कुछ लिमिट है कि नहीं, 6 महीने 1 साल कब तक इंक्वायरी करोगे। अगर टाइमलाइन नहीं है तो बनाओ इस तरह की टाइमलाइन कि जब भी कोलेजियम से रिकमेंडेशन आए कि भाई इस आदमी को अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज, तो एक टाइम फ्रेम मैनर में तुम अपनी सारी इंक्वायरी करा लो इंटेलिजेंस ब्यूरो से और उस आदमी को अपॉइंट करा दो। यही करंट न्यूज़ है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from environment segment. It is about National Marine Turtle Action Plan. This topic is important from our syllabus paper 4 environment and biodiversity point of view. देखिए करंट न्यूज़ क्या है। करंट न्यूज़ ये है कि हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान रिलीज़ किया है। मतलब मरीन टर्टल जो समुद्र में रहने वाले टर्टल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है। अब ये डॉक्यूमेंट के जो भी पॉइंट्स हैं वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इस डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि जो भी एनिमल्स जो हैं उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है मरीन एरिया में, कोस्टल एरिया में, उनको वापस से रिहैबिलिटेट कराना है, इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना है ताकि इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं उनको हम अपॉइंट कर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये सब मोटी मोटी बातें हैं इस डॉक्यूमेंट में, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। मुद्दा ये है कि अब भारत सरकार ने एक एक्शन प्लान लिया है मरीन टर्टल के लिए। तो अब मरीन टर्टल से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है। आपको पता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, इसी तरीके के सवाल आते हैं कि अगर कोई ना कोई किसी कारण से वो स्पेसिस न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। तो मरीन टर्टल से रिलेटेड एक्शन प्लान आया है तो मरीन टर्टल से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल आ सकता है आने वाले प्रीलिम्स में। तो जरा समझते हैं। मरीन टर्टल्स, समुद्र में रहने वाले टर्टल्स, जो सी कोस्ट में रहने वाले टर्टल्स। देखिए टोटल 7 तरह के मरीन टर्टल्स होते हैं, यहाँ पे हमने दिखा रखा है। फ्लैट बैक, ओलिव रिडली, लेदर बैक, लॉगर हेड,
केम्स रिडली, हॉक्सबिल, ग्रीन सी टर्टल, ये सब तरह के टर्टल्स हैं। 7 स्पीसीज़ हैं टर्टल के, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 मरीन टर्टल इंडिया में पाए जाते हैं। जो इंडिया में पाए जाने वाले मरीन टर्टल हैं वह ओलिव रिडली टर्टल, ग्रीन सी टर्टल, लॉगरहेड टर्टल, हॉक्स बिल सी टर्टल एंड लेदरबैक सी टर्टल। ये पांचों का नाम याद रखना, ये इंडिया में पाए जाते हैं। और ये पांचों के पांचों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत शेड्यूल 1 कैटेगरी में रखा गया, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। लेकिन अगर IUCN स्टेटस की बात की जाए तो ये जो ओलिव रिडली टर्टल है, लेदरबैक टर्टल है और लॉगरहेड टर्टल है, ये तीनों वल्नरेबल हैं। जबकि ये जो ग्रीन टर्टल है ये इंडेंजर्ड है, और जो ये हॉक्स बिल टर्टल है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये जरूर याद रखना, UPSC प्रीलिम्स में आ जाएगा। देखो, दुनिया में वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है ऑन 23 मई। इसको ऑर्गेनाइज करता है अमेरिका की एक NGO है, अमेरिकन टॉर्टाइज रेस्क्यू। और इस साल 2020 में वर्ल्ड टर्टल डे का थीम था अडॉप्ट डोंट शॉप। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले साल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला PT तो आपका 27 जून को है, और उसके पहले फिर से अगला टर्टल डे पे कुछ ना कुछ थीम नया आ जाएगा। इंडिया के अंदर वर्ल्ड टर्टल डे, इंडिया के अंदर जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलकर मनाया था। इंडिया के जो टर्टल वाले साइट हैं वो सबसे ज़्यादा साइट्स हैं, देखो, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा कोस्ट पे। ये धामरा कोस्ट है, पारादीप कोस्ट है, महानदी रिवर का जो डेल्टा है, देवी रिवर का माउथ है, ऋषिकुल्या रिवर, ये सबसे बड़े एरिया हैं। गहरी माथा कोस्ट है, ये सब एरियाज हैं जहाँ पे ओलिव रिडली टर्टल्स और बाकी तमाम मेरीन टर्टल्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इनको याद रखना, प्रीलिम्स में सीधा सीधा आ जाएगा। मरीन टर्टल्स में सबसे ज़्यादा नेस्टिंग इसी एरिया में होती है। The next article is taken from economy segment. It talks about sovereign credit rating methodology. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. रेटिंग का कॉन्सेप्ट ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, जैसे हम और आप लोन लेते हैं, उसके लिए हमारा एक रेटिंग पब्लिश होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कपिल शर्मा का ऐड जरूर देख रखा होगा कि पॉलिसी बाजार पे जाओ और अपना क्रेडिट स्कोर चेक करो। तो क्रेडिट स्कोर आपका डिपेंड करता है कि आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आपने पहले जो लोन लिया था उसको टाइम पे चुकाया कि नहीं चुकाया, आपका ओवरऑल इनकम कितना है। इन सब के बेसिस पे आपका क्रेडिट रिकॉर्ड डिटरमाइन होता है, क्रेडिट स्कोर डिटरमाइन होता है। और जितनी ज़्यादा क्रेडिट स्कोर, आपको उतना कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। मान लीजिए अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है, तो आपको इंटरेस्ट कम पे करना होगा उस लोन के लिए। जिसका क्रेडिट रिकॉर्ड ख़राब है, क्रेडिट स्कोर ख़राब है, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा सेम टाइप के लोन के लिए। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रेडिट स्कोर। अब क्रेडिट रेटिंग भी इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट है, सोवरेन क्रेडिट रेटिंग इसी भी तरीके का एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, हमारे देश की सरकार या किसी भी देश की सरकार जब एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग करने जाती है, फॉरेन मार्केट से बोरो करने जाती है, तो उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है अपने लोन पे के लिए। और लोन पे वो कितना इंटरेस्ट चुकाएगी, दैट डिपेंड्स ऑन द रेटिंग ऑफ दैट गवर्नमेंट। रेटिंग पब्लिश करने के लिए दुनिया की 3 ऐसी एजेंसियाँ हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच एंड मूडी। दुनिया की 3 बड़ी कंपनियां हैं जो दुनिया के अलग अलग सरकारों को रेटिंग देती हैं। उसको हम लोग कहते हैं सोवरेन क्रेडिट रेटिंग। तो अलग अलग सरकारों को रेटिंग दी जाती है, जैसे कि मूडी रेटिंग इस तरह से देता है AA1। तो जो दुनिया के सबसे बड़ी देश हैं, बड़े मजबूत इकोनॉमी हैं, उनको इस तरह की रेटिंग देता है मूडी AA, S&P AAA, फिच AAA, इस तरह की रेटिंग मिलती है दुनिया के अलग अलग देशों को। तो अगर रेटिंग किसी भी देश का अच्छा है, इफ़ सोवरेन क्रेडिट रेटिंग इज़ हाई, मतलब हाइयर साइड में, तो उसको सस्ते दामों पे लोन मिलेगा बाहर एक्सटर्नल मार्केट में। अगर रेटिंग ख़राब है तो उस देश को महंगे दामों पे लोन मिलेगा एक्सटर्नल मार्केट में। एक लिमिट से अगर आपकी रेटिंग ज़्यादा ख़राब हो जाए, मतलब ये जो रेड लाइन देखो, इससे नीचे अगर आपकी रेटिंग हो जाए, तो फिर आपके बॉन्ड्स, उस देश की सरकार के बॉन्ड जो होते हैं वो जंक बॉन्ड कहे जाते हैं। जंक बॉन्ड मतलब कि कोई नहीं खरीदेगा। इस रेटिंग से नीचे अगर आपकी रेटिंग हो जाए, तो फिर आप चाहे कितना भी इंटरेस्ट रेट ऑफर कर दें, 30%, 40%, बट नो वन विल बाई योर बॉन्ड। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सोवरेन क्रेडिट रेटिंग। अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आ जाओ। देखो, जो इकोनॉमिक सर्वे हाल फिलहाल में पब्लिश हुई है, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, उसमें इन्होंने, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कहा है कि जो दुनिया की 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, S&P, मूडी एंड फिच,
इनकी क्रेडिट रेटिंग के तरीके में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है एंड दे अपीयर टू बी मोर बायस्ड इन फेवर ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमीज। ये यूरोप और यूएस के फेवर में ज़्यादा दिखती हैं, बायस्ड दिखती हैं। इंडिया और चाइना जैसे देशों के अगेंस्ट ये बायस्ड हैं। इन्होंने कहा है कि इनकी मेथोडोलॉजी को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है। इनको अपने तौर किस तरीके से ये रेटिंग देती हैं दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ को, उसके तरीके इनको डिटेल में बताने की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंट तरीके से करने की ज़रूरत है। देखो होता क्या है ना कि इंडिया की रेटिंग हमेशा ये लोअर साइड में ही रहती है। इंडिया हमेशा ये जंक बॉन्ड से थोड़ा ही ऊपर रहता है और यही कारण है कि इंडियन सरकार जो है वो अपनी कभी भी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग नहीं कर पाती अपने बजट डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि रेटिंग ख़राब है। अब इंडिया ने यही बात रेज़ किया कि भाई हमारी रेटिंग हमेशा इतनी ख़राब क्यों रहती है। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात हाईलाइट की हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने कि देखो दुनिया की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि दुनिया की जो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है उसकी रेटिंग इतनी ख़राब रहे। दुनिया में जब भी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी रही है उसकी रेटिंग हमेशा ही टॉप ग्रेड रही है, AAA रही है स्टैंडर्ड एंड पुअर या मूडी की रैंकिंग में, हमेशा इस तरह की रही है रेटिंग दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी का। लेकिन ये तब जब चाइना बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी इन समवेयर क्लोज टू 2005, उस टाइम में चाइना की रेटिंग थी A-, और इंडिया जब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी बना 2020 में, उस टाइम इंडिया की रेटिंग थी Baa3 इन मूडी एंड BBB- इन स्टैंडर्ड एंड पुअर। ये देखो BBB- इन स्टैंडर्ड एंड पुअर, एकदम मतलब जंक बॉन्ड से थोड़ा ऊपर। इंडिया कह रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी और इकोनॉमी के साइज पे तो आप रैंकिंग देते हैं और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी आपने बिल्कुल जंक बॉन्ड से एक कैटेगरी ऊपर रख रखा है। मतलब कहीं ना कहीं आपके मेथोडोलॉजी में बायसनेस है, यू नीड टू बी मोर ट्रांसपेरेंट। तो पहली बात तो इंडिया ने ये रेज की अगेंस्ट सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कि आप अपने तौर तरीकों को किस तरीके से आप रेटिंग निकालते हो वो पहले आप बताओ ट्रांसपेरेंट तरीके से, क्योंकि जिस तरीके का हमारा इकोनॉमी का साइज है उस हिसाब से हम इतनी ख़राब रेटिंग डिज़र्व नहीं करते। उसके अलावा इंडिया ने एक और बात हाईलाइट की है, इकोनॉमिक सर्वे ने एक और बात हाईलाइट की है कि देखो ये जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स हैं दे आर प्रो साइक्लिकल एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर एनी इकोनॉमी। तो पहले प्रो साइक्लिकल एंड काउंटर साइक्लिकल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो इतना तो आप जानते होंगे, आपने बेसिक केनीजियन मॉडल पढ़ रखा होगा इकोनॉमिक्स का, कि जब इकोनॉमी सफ़र कर रही हो, लो ग्रोथ रेट से गुजर रही हो, उस टाइम में उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत होती है। जब इकोनॉमी अच्छे रेट से ग्रो कर रही है यानी कि पॉजिटिव आउटपुट गैप है, उस टाइम में कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज अपनाने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो सोवरेन रेटिंग्स हैं दे आर प्रो साइक्लिक। देखिए जब मैंने कहा कि जब इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर रही हो, हाइयर साइड पे हो, तो खर्चे कम करने की ज़रूरत है, और जब इकोनॉमी लोअर साइड में तो खर्चा बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब केनीजियन मॉडल के हिसाब से वी नीड टू हैव अ काउंटर साइक्लिक पॉलिसी, दैट इज़ द बेस्ट वे टू अवॉइड एनी फिस्कल क्राइसिस, एनी इकोनॉमिक क्राइसिस। लेकिन ये जो सोवरेन रेटिंग है दे आर मेकिंग एनी पॉलिसी अ प्रो साइक्लिक पॉलिसी। प्रो साइक्लिक मतलब जब इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर रही है, इकोनॉमी की साइज अच्छी है, तो आप उसको रेटिंग अच्छी कर देते हैं, और रेटिंग अच्छी कर देती हैं इसकी मदद से वो इकोनॉमी ज़्यादा लोन ले सकती है। जबकि जब इकोनॉमी सफ़र कर रही होती है उस टाइम में आप उसकी रेटिंग ख़राब कर देते हैं, और जब आप रेटिंग ख़राब कर देते हैं तो वो इकोनॉमी उतना लोन नहीं ले पाती, उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाती अपनी इकोनॉमी में। तो इस तरीके से आपने अपनी पॉलिसी को प्रो साइक्लिक बना दिया है। व्हेन इकोनॉमी इज ग्रोइंग यू आर अलाउइंग दैट इकोनॉमी टू इन्वेस्ट मोर, जबकि दैट इज नॉट नीडेड। जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत क्या है। व्हेन इकोनॉमी इज डिक्लाइनिंग यू आर डिक्रीजिंग इट्स रेटिंग, सो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विथ इट्स एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी। व्हेन यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विथ इट्स एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी, व्हेन इकोनॉमी इज ऑलरेडी सफरिंग, उस केस में होगा क्या कि इकोनॉमी विल कोलैप्स। सो कोई भी इकोनॉमिक सिचुएशन जो पूरा खराब इकोनॉमिक कंडीशन है, इट विल टर्न वर्स बिकॉज ऑफ द सोवरेन क्रेडिट रेटिंग। जब इकोनॉमी की हालत खराब हो आप उस टाइम में रेटिंग भी और ख़राब कर देते हैं, और रेटिंग खराब करने के कारण इकोनॉमी का रिकवर कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। दिस इज व्हाट इंडिया हैज हाईलाइटेड एज अ मेजर फ्लॉ इन सोवरेन रेटिंग एजेंसीज। तो इंडिया ने 2 पॉइंट उठाई। अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको समराइज करूं तो पहला तो इनके तौर तरीकों पे कि तरीके ट्रांसपेरेंट नहीं है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के कि किस तरीके से वो रेटिंग देते हैं, और दूसरा ये सोवरेन क्रेडिट रेटिंग का कॉन्सेप्ट ही खराब है। सोवरेन क्रेडिट रेटिंग से इकोनॉमिक क्राइसिस कैन टर्न मोर वर्स। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
The next article is taken from Assam segment. It is about remote sensing for land survey. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. सबसे पहले करंट न्यूज समझते हैं। तो देखिए, आसाम की एजेंसी है आसाम सर्वे एंड सेटलमेंट ट्रेनिंग सेंटर। इसका काम ही है कि आसाम के लैंड का सर्वे निकाले, कहाँ पे कौन कौन सी लैंड है, कहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है, कहाँ पे रेजिडेंशियल लैंड है, कहाँ पे मार्केट कॉम्प्लेक्स है। ये काम इस एजेंसी का करना। और इस आसाम सर्वे एंड सेटलमेंट ट्रेनिंग सेंटर ने ASSTC ने नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ एक अग्रीमेंट साइन कर लिया है फॉर स्पेशियल डेटा शेयरिंग। तो स्पेस से जो डाटा निकालेगा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये भारत सरकार की एक एजेंसी है जिसको 2000 में स्टैब्लिश किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ने मिल करके इसको स्टैब्लिश किया था ताकि स्पेस से वो डाटा निकाल सके, स्पेशियल डाटा विथ हेल्प ऑफ सैटेलाइट एंड ड्रोन्स, वो स्पेस से डाटा निकाल सके अलग अलग एरिया का। इसका मेन पर्पस ही था कि नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पे कौन कौन से हैं, नेचुरल मिनरल्स कहाँ पे कौन कौन से हैं, उसको फाइंड आउट करना। इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है। तो ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इस नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का तो काम आपको पता चल गया। स्पेस का से डाटा निकालता है लैंड का, सैटेलाइट से डाटा निकालता है लैंड का, इमेजेस निकालते हैं, इमेजेस से पता चल जाता है कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे नदियाँ हैं, कहाँ पे कौन से मिनरल्स हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे स्टेट के आसाम सर्वे एंड सेटलमेंट ट्रेनिंग सेंटर के साथ एक अग्रीमेंट साइन कर लिया है। इस अग्रीमेंट के हिसाब से अब ये जो एजेंसी है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये डाटा शेयर करेगी असम सर्वे एंड सेटलमेंट ट्रेनिंग सेंटर के साथ। और इस डाटा की मदद से अब ये जो असम सर्वे सेटलमेंट ट्रेनिंग सेंटर है, ये बेहतर रिसोर्स मैपिंग कर सकेगा कि कहाँ पे किस तरह का लैंड है, कहाँ पे किस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं। और इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे जो लैंड प्लानिंग है असम के अंदर, उसको काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से किया जा सकता है। In our segment, most probable PD topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 378 to 380. Topic number 378 is about neutron star and black hole. Neutron stars are formed when massive stars run out of fuel and collapses. If the core of the collapsing star is between about 1 and 3 solar masses, then it leads to formation of neutron star or black hole. मतलब अगर 1 से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है वो सन से, तभी जाकर के न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बना सकता, अदरवाइज नहीं बनाएगा, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा वो कोलैप्सिंग स्टार। अब जरा समझते हैं डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल। व्हेन द स्टार स्टॉप्स कोलैप्सिंग देन इट लीव्स बिहाइंड ए न्यूट्रॉन स्टार। व्हेन द स्टार विथ वेरी हाई मास कीप्स ऑन कोलैप्सिंग देन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स। अब एक और कॉन्सेप्ट है न्यूट्रॉन स्टार एंड मैग्नेट स्टार। तो दोज न्यूट्रॉन स्टार्स दैट हैव वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड्स आर नोन एज मैग्नेट स्टार्स। Please attempt this question based on topic number 378. Topic number 379 is about interstate border with Assam. तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग बॉर्डर लेंथ है। फॉर एग्जांपल असम नागालैंड का 512 किलोमीटर, असम अरुणाचल प्रदेश का 804, असम मणिपुर 204, असम मिजोरम 164, असम त्रिपुरा 46, असम मेघालय 884। याद रखना, असम और मेघालय का सबसे लंबा बॉर्डर है असम वेस्ट बंगाल का 127। सबसे छोटा बॉर्डर है असम और त्रिपुरा का 46 किलोमीटर। इस टॉपिक के बेसिस में हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। टॉपिक नंबर 380 is about Arctic Council. Arctic Council is an intergovernmental forum promoting cooperation amongst Arctic states. The member of Arctic states are Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and the US. वो सारे कंट्री जो आर्कटिक ओशन के आसपास हैं वो सब आर्कटिक काउंसिल के मेंबर हैं। इंडिया इज एन ऑब्जर्वर कंट्री और हैज एन ऑब्जर्वर स्टेटस सिंस 2013. Please attempt this question based on topic number 380. This is the answer of question number 376 to 378 that were given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। रिगार्डिंग डॉपलर इफेक्ट, इफ द सोर्स एंड द रिसीवर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर देन द observed frequency will be higher than the original frequency. So the correct answer will be option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.